हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th केमिस्ट्री। लास्ट टाइम पे मैंने आपको 3 स्टेप तो बता दिए थे एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट के। 4th स्टेप में हमने एंट्री करी थी रिफाइनिंग ऑफ मेटल, यानी कि प्योरीफिकेशन। क्रूड मेटल जब हमें मिल जाता है 3rd स्टेप के बाद, तो हम उसको प्योरीफाई कैसे करें, क्योंकि क्रूड मेटल हमारा होता है 97 to 98% प्योर। हमें 100% प्योर मेटल प्राप्त हमें चाहिए, तो हमें उसके लिए उसकी प्योरीफाइंग करनी पड़ेगी, मतलब उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं, फिर भी उसको दूर करना पड़ेगा। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल में कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ जो हम अलग करते हैं? अनरिड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल, ठीक है, जो जिनका रिडक्शन होना रह गया है, मतलब कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो रिड्यूस होना रह जाते हैं, उनको हमने अलग करना है। नॉन मेटल्स लाइक कार्बन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एक्सेट्रा, ये सारी नॉन मेटल की इम्प्योरिटीज़। फॉरेन मेटल कोई अदर मेटल हो, या फिर स्लैग, जो हमने स्लॉग फॉर्मेशन फ्लक्स डालने पर जो स्लैग बन रहा था, क्या पता वो इम्प्योरिटीज़ रह गई हो, तो इन सब में रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं, इन सबको रिमूव करते हैं। क्या पता कोई ऑक्सीजन हो गया, कहीं कार्बन की इम्प्योरिटी हो, क्या सल्फ़र की इम्प्योरिटी हो, उन सबको इसमें रिफाइन करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। तो रिफाइनिंग क्या होगी? प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग द क्रूड मेटल इज कॉल्ड द रिफाइनिंग। रिफाइनिंग के लिए मैंने आपको 6 मेथड लिखाए थे: डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग एंड वैन आर्कल मेथड। फिर हम उसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है डिस्टिलेशन। एंड व्हाट इज़ डिस्टिलेशन? वैसे आपके 2 डिस्टिलेशन होते हैं, एक होता है नॉर्मल डिस्टिलेशन और एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो ये सेम नॉर्मल डिस्टिलेशन होता है, ये यूज़ होता है, डिस्टिलेशन बेस होता है बॉइलिंग, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पर बेस्ड है। लिक्विड के लिए होता है डिस्टिलेशन। अगर 2 लिक्विड के बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो उनका जो डिफरेंस है वो 25 या 25 से ज़्यादा है, तब तो हम डिस्टिलेशन, नॉर्मल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। अगर 2 लिक्विड के बीच का जो डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है, वो 25 से कम है, सपोज एक 100 है तो एक 105 है, तो उनको दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 5 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स उसके लिए फिर हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टैंडर्ड डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। नॉर्मल डिस्टिलेशन से हम उसको अलग नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट के केस में नॉर्मल डिस्टिलेशन करते हैं, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन टू लिक्विड, या फिर वो इम्प्योरिटीज़ हो या फिर मेटल हो, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 25 से अबव या 25 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए हम यहाँ पे डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। तो दिस मेथड इज़ यूज़फुल फॉर लो बॉइलिंग मेटल, जिनका, अब ये डिस्टिलेशन जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये किन मेटल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं? जिनका बॉइलिंग जो है वो लो है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो है इन कंपैरिजन टू जो भी उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं। इम्प्योरिटीज़ का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, लो होगा, तब यानी कि डिफरेंस जब होगा तभी हम उनको सेपरेट कर पाएंगे। तो दिस मेथड इज़ यूजफुल फॉर लो बॉइलिंग मेटल लाइक जिंक एंड मर्करी। इन दिस मेथड द प्योर मेटल, जो इम्प्योर मेटल है, जिसे हम क्रूड मेटल बोल रहे हैं, इस हीटेड, इसको हीट किया जाता है इम्प्योर मेटल को इन एन आयरन रिटॉर्ट में। एंड वेपर्स आर कंडेंस, जब वेपराइज मटेरियल है, ठीक है, वो वेपर में कन्वर्ट होगा। कौन? प्योर मेटल, जो हमारा मेटल है प्रेजेंट है उस इम्प्योर मेटल में, उसका बॉइलिंग पॉइंट है लो। इट मीन्स सबसे पहले वो वेपराइज होगा, वेपर के रूप में जब वो निकलेगा तो वो कंडेंसर एक लगा दिया जाता है, कंडेंसर इन अ सेपरेट रिसीवर। वो कंडेंसर का काम होता है उन वेपर्स को ठंडा करना। जब वेपर्स ठंडी हो जाएंगी, कूल हो जाएंगी, कूल डाउन होकर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। फिर वो लिक्विड में जब कन्वर्ट हो जाती है तो उसे दूसरे कंटेनर में रिसीव कर लिया जाता है, जिसे हम रिसीवर बोलते हैं। द प्योर मेटल डिस्टिल ओवर, प्योर मेटल इस तरीके से डिस्टिल हो जाती है और इस कलेक्टेड ना डिस्टिलेट लिविंग बिहाइंड द नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटी इन द रिटॉर्ट। और जो हमारा, हम इसमें एक रिटॉर्ट यूज़ कर रहे हैं, जिस पर ग्लास फ्लास्क जो यूज़ कर रहे हैं उसको रिटॉर्ट बोल रहे हैं, तो उसमें जो हमारी इम्प्योरिटीज़ है, कैसी इम्प्योरिटीज़? नॉन वॉलेटाइल, मतलब वो कैसी है? वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पा रही हैं, इसीलिए तो नॉन वॉलेटाइल है, और वो कंटेनर में यानी कि रिटॉर्ट में ही रह जाती हैं। और हमारा प्योर मेटल वेपर में कन्वर्ट होता है और कंडेंस होकर दूसरे कंटेनर में हम इसे रिसीव कर लेते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम यहाँ पे दिख ही रहा होगा, एक नीचे हमारा जो फ्लास्क है उसमें सपोज जिंक है, जिंक के साथ इम्प्योरिटीज़ भी, यानी कि एक ऐसा मेटल है, क्रूड मेटल हमें मिला था 3rd स्टेप के बाद, उसमें जिंक है, जिंक के साथ इम्प्योरिटीज़ भी हैं। अब हमें प्योर जिंक चाहिए, तो हम डिस्टिलेशन यूज़ कर रहे हैं और जिस फ्लास्क में करा रहे हैं उसको बोल रहे हैं आयरन रिटॉर्ट। अब जैसे ही हम इसे हीट करते हैं तो लो बॉइलिंग पॉइंट में, जिसका मेटल का तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा जिंक का, तो वो जल्दी वेपराइज होगी और नॉन वॉलेटाइल जो इम्प्योरिटीज़ है वो उस फ्लास्क में ही रह जाती है, रिटॉर्ट में ही रह जाती है, और हमारी मेटल वेपराइज होकर
ऊपर एक कंडेंसर लगा दिया जाता है, ये आपको दिख रहा होगा कंडेंसर। ये कंडेंसर का काम होता है इन वेपर्स को ठंडा करना, और ठंडी होकर ये क्या कूल डाउन होती है, फिर लिक्विड फॉर्म में एक दूसरे कंटेनर में से रिसीव कर लिया जाता है, जहाँ पर हमें प्योर जिंक या प्योर मेटल मिल जाता है। तो इस तरीके से हम डिस्टिलेशन के थ्रू रिफाइनिंग ऑफ मेटल करते हैं। सेकेंड है लिक्वेशन। लिक्वेशन, दिस इज मेथड इज़ यूज फॉर द रिफाइनिंग द मेटल। ये उन मेटल के लिए यूज़ की जाती है जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि डिस्टिलेशन किसके लिए, जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उनके लिए यूज़ किया जाता है। दैन दोज ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज टिन, लेड, बिस्मिथ। इम्प्योरिटीज़ की कंपैरिजन में इन मेटल का, जैसे टिन है, लेड है, बिस्मिथ है, इन मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, लो है इम्प्योरिटीज से। तो इन दिस मेथड द इम्प्योर मेटल, इस मेथड में जो क्रूड मेटल है जिसे हम इम्प्योर मेटल भी बोलते हैं, उसको एक स्लोपिंग हर्थ में, ऑन द स्लोपिंग हर्थ आर प्लेस, इसमें इसको प्लेस कर दिया जाता है, मतलब रख दिया जाता है स्लोपिंग हर्थ में, ऑफ द रेवर्बरेटरी फर्नेस। ये जो पूरी प्रोसेस है रेवर्बरेटरी फर्नेस में की जाती है, एंड इज जेंटली हीटेड, और धीरे धीरे इसको हीट किया जाता है, एंड इन इनर्ट एटमोसफियर ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। इनर्ट एटमोसफियर किसके, कार्बन मोनोऑक्साइड के। द मेटल, जैसे जैसे हीट किया जाएगा, द मेटल मेल्ट्स एंड फ्लोज डाउन। जब मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से सबसे पहले मेल्ट कौन होगा, मेटल होगी। वो धीरे धीरे जब मेल्ट होने लग जाएगी तो फ्लो डाउन, नीचे बहने लग जाएगी, लिविंग द नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी। और ऊपर वो नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी है जो नॉन मेल्ट है, मेल्ट नहीं हुई जो इम्प्योरिटीज़, वो ऊपर ही रह जाएंगी, जबकि हमारा जो मेटल है वो मेल्ट होकर नीचे हर्थ से नीचे आ जाता है, और उसको हम दूसरे कंटेनर में निकाल लेते हैं। द प्योर मेटल इज़ कलेक्टेड एंड द एट द बॉटम ऑफ द स्लोपिंग हर्थ, हर्थ के जो नीचे होता है बॉटम में, वहाँ आ जाता है रिसीवर में, उससे प्योर मेटल को कंटेनर में ले लेते हैं। अब इसका थोड़ा डायग्राम है, आप देख लेंगे तब आपको अच्छे से आ जाएगा समझ में। ये है लिक्वेशन प्रोसेस का डायग्राम। इसमें ये एक स्लोपिंग हर्थ देख रहे होंगे, ढालदार हर्थ इसे बोलते हैं, एक सरफेस है जिससे ढलान होती है, ऊपर इम्प्योर मेटल रखा गया है। जब धीरे धीरे नीचे जो है एक इनर्ट एटमॉस्फेयर है, पूरा एटमॉस्फेयर कैसा है, इनर्ट एटमॉस्फेयर है। स्लोपिंग हर्थ के नीचे, इस सरफेस के नीचे हीटिंग मटीरियल रखा गया, जिससे इसको हीट मिल रहा है धीरे धीरे। जैसे इसको हीट मिलता है इस इम्प्योर मेटल को, तो इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं, यानी कि उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, वो तो जल्दी मेल्ट तो नहीं होने वाली, जो कि इसमें वो उस मेटल प्रेजेंट है वो मेल्ट जल्दी होगी, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है। तो जैसे जैसे हम हीट देंगे तो मेटल जो प्रेजेंट है, जिसका हमें प्योर मेटल हमें चाहिए, वो मेटल जल्दी मेल्ट होने लग जाएगी, और नीचे रिवर की तरह, रेवर्बरेटरी फर्नेस में, यानी कि रिवर की तरह बहकर ढाल से नीचे की तरफ आती है मेटल हमारी पिघल पिघल के, और यहाँ दूसरे कंटेनर में उसे इकट्ठा कर लेते हैं एट द बॉटम ऑफ द स्लोपिंग हर्थ। ठीक है, और हमारी इम्प्योरिटीज़ ऊपर ही रह जाती हैं, और इस तरीके से हम प्योर मेटल निकाल लेते हैं। ये था लिक्वेशन प्रोसेस। थर्ड है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग नाम से आपको पता चल रहा होगा, यानी कि प्योरीफिकेशन की प्रोसेस है बाय द इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी मीन्स एनोड एंड कैथोड का यूज़ तो हो गई। तो अब हमें इम्प्योर मेटल को कन्वर्ट करना है प्योर मेटल में। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जो इम्प्योर मेटल है वो एक्ट करेगी एनोड की तरह, और जो प्योर मेटल है इसमें हमें क्या चाहिए, प्योर मेटल की रॉड भी चाहिए, तभी हमारे 2 इलेक्ट्रोड बन पाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा इम्प्योर मेटल है वो एनोड की तरह एक्ट करेगा, प्योर मेटल कैथोड की तरह। सेम मेटल सोल्यूशन, और जिस भी मेटल का आपने प्योरीफिकेशन करना है, जिसकी रिफाइनिंग करनी है, उसी मेटल का सोल्यूशन भी यूज़ करना है एज अ इलेक्ट्रोलाइट। बोथ एनोड एंड कैथोड, जब ये कैथोड और एनोड होंगे, इनको प्लेस करना है किसमें, इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि सुटेबल इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन ऑफ द उसका कोई भी सॉल्ट हो, सॉल्ट सोल्यूशन, बाथ कंटेनिंग सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ द सेम मेटल, उसी मेटल का सॉल्ट कोई सोल्यूशन होना चाहिए। ऑन पासिंग करंट, जब हम करंट पास करते हैं तो होता क्या है, जो आपको पता है एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। जब एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, इट मीन्स इम्प्योर मेटल में से जो मेटल होगी वो आयनाइज होगी, किसमें, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में। वहाँ से वो क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करती रहेगी और आयनाइज होकर इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में आ जाएगा। कहाँ से, इम्प्योर मेटल में से, यानी कि एनोड में से, और इम्प्योरिटीज़ वहीं एनोड पर ही छोड़ती रहती है। ठीक है, और जब वो
इलेक्ट्रोलाइट में आ जाती तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी मेटल की, तो वो मेटल आयन कहाँ पर डिपॉजिट होने लग जाते हैं, कैथोड पर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन की तरफ यानी कि कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, वहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगी प्योर मेटल जो हमारी कैथोड की तरह एक्ट कर रही है। यही लिखा है ऑन पासिंग करंट मेटल आयंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट पर जो आयंस होंगे मेटल आयन आर डिपॉजिट, कैथोड पर डिपॉजिट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्योर मेटल की फॉर्म में, जो कि हमें चाहिए था। वाइल द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द मेटल, उसी अमाउंट में, जिस अमाउंट में मेटल आयन डिपॉजिट हो रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट में से कैथोड पर, उसी अमाउंट में उस इम्प्योर मेटल रोड में से मेटल आयन रिलीज भी होंगे। मेटल डिजॉल्व फ्रॉम द एनोड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में डिजॉल्व भी होते रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ मेटल आयन। द इम्प्योरिटीज़, जो इम्प्योरिटीज़ रह गई हैं वो फॉल्स डाउन बिलो द एनोड, एनोड के नीचे एक जमा होती रहती है, उसको हम एनोड मड बोलते हैं। ठीक है, द इम्प्योरिटीज फॉल डाउन बिलो द एनोड एज एनोड मड। इसका एक डायग्राम देख के आपको अच्छे से आ जाएगा। ये आप डायग्राम देख रहे होंगे, ये जो मोटी सी है, थिक है थोड़ा, जिस पर ये लेफ्ट हैंड साइड में एनोड की तरह एक्ट करती है, दिस इज़ द इम्प्योर मेटल रॉड। यहाँ पर हम कॉपर और जिंक का प्योरीफिकेशन कर सकते हैं इस मेथड से, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से। तो यहाँ पर सपोज हमने कॉपर की रॉड ली है, तो इम्प्योर कॉपर एज एक्ट एज अ एनोड से, और जो हमारी प्योर कॉपर रॉड है वो एक्ट करेगी कैथोड की तरह। इसको बैटरी से जोड़ दिया गया है, प्लस चार्ज एनोड एंड नेगेटिव चार्ज इज द कैथोड। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, दोनों रॉड हैं प्योर एंड इम्प्योर, इनको उसी मेटल के सोल्यूशन में, अब कॉपर यूज़ कर रहे हैं तो कॉपर के ही सोल्यूशन में, सॉल्ट सोल्यूशन में उसे यूज़ करेंगे, इट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यहाँ यूज़ कर रहे हैं। अब होगा क्या, जो कॉपर की लेफ्ट हैंड साइड में जो एनोड है वहाँ पर है मेटल भी हमारी इम्प्योर मेटल है, जिसमें इम्प्योरिटीज़ और मेटल है। मेटल इलेक्ट्रिसिटी जब चार्ज होती है, करंट पास होता है, तो मेटल जो होगा इम्प्योर कॉपर वाली रॉड में से, लेफ्ट हैंड साइड में से मेटल आयन अपने इलेक्ट्रॉन वहीं रिलीज़ करके और Cu2 प्लस आयन की फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट में आता जाएगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो वो प्योर मेटल जो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो कॉपर आयन होंगे कहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे, कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से इम्प्योर कॉपर में से प्योर कॉपर पर ये डिपॉजिट होते रहते हैं मेटल, और इस तरीके से हमारा प्योरीफिकेशन हो जाता है। और जो इम्प्योरिटीज़ रह गई हैं, इम्प्योरिटीज़ इसमें सिल्वर गोल्ड इन सब की इम्प्योरिटीज़ रहती हैं। इम्प्योरिटीज़ इस एनोड के नीचे ही जमा होती रहती है, जिसे हम बोलते हैं एनोड मड, इसी को नाम दे दिया गया है एनोड मड। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से हम प्योरीफिकेशन ऑफ द मेटल करते हैं। नेक्स्ट मेथड है, इसी मेथड की इलेक्ट्रोलिटिक की कुछ रिएक्शन है, जो कि कैसे होता है ऑक्सीडेशन, ये आपको पहले भी पता होगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कैसी होती है। एनोड पर होता है रिलीजिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो एम, सपोज एम कोई मेटल है और रिलीज़ करती है अपने इलेक्ट्रॉन, तो एम एन पॉजिटिव प्लस एन इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर रिडक्शन होता है, एम एन ये इलेक्ट्रॉन गेन करती है, तो एम एन पॉजिटिव, टू एन इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो कितने एम बना देगा, यहाँ पे टू की जगह एन कर दीजिएगा। कॉपर है, कॉपर के केस में क्या होगा, एट कैथोड पर रिडक्शन, कॉपर आयन Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कॉपर में, यानी कि प्योर मेटल में कन्वर्ट होता जाएगा। और एनोड पर क्या हो रहा है, Cu जो है इम्प्योर मेटल से रिलीज़ कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन और कॉपर मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है Cu2 प्लस आयन में। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। नेक्स्ट मेथड है जोन रिफाइनिंग। व्हाट इज़ जोन रिफाइनिंग, दिस इज़ द मॉडर्न रिफाइनिंग मेथड। ये बहुत अच्छा मेथड है, हाईली प्योरिटी देता है ये मेथड। दिस मेथड इज़ यूज फॉर मेटल, उन मेटल के लिए यूज़ किया जाता है इसको विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी हाई प्योरिटी, जो रिक्वायर करती हैं, जिनको ज़रूरत होती है वेरी हाई प्योरिटी। किनको होती है, सेमीकंडक्टर्स को, लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, गैलियम, इंडियम, दिस इज़ द सेमीकंडक्टर। ये मेथड जो यूज़ किया जाता है सेमीकंडक्टर के प्योरीफिकेशन के लिए किया जाता है। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल मेन है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, दैट द इम्प्योरिटीज़, जो इसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, आर मोर सॉल्युबल इन द मेल्ट में मोर सॉल्युबल है देन इन द सॉलिड फेस। सॉलिड फेस में ना सॉल्युबल होकर किस में होती है, मेल्ट में ऑफ द मेटल। देयरफॉर एन इम्प्योर मेटल, जो इम्प्योर मेटल होगी ऑन सॉलिडिफिकेशन विल डिपॉजिट क्रिस्टल, सॉलिडिफाइड होने के बाद क्रिस्टल में डिपॉजिट हो जाती है ऑफ द प्योर मेटल, एंड द इम्प्योरिटीज़ जो होंगी विल रिमेन बिहाइंड द मॉल्टन पार्ट ऑफ द मेटल, मेटल के मॉल्टन पार्ट के साथ इम्प्योरिटीज़ चली जाती हैं, जबकि प्योर मेटल सॉलिडिफाइड
होता रहता है। इन दिस वे द इम्प्योरिटीज़ आर मेड टू मूव इनटू वन। इस केस में होगा क्या कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो मूव करती जाएंगी एक एंड की तरफ, इकट्ठी हो जाएंगी आके, फिर हम फाइनली उसको कट कर लेते हैं, इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाती हैं और प्योर मेटल हम इस तरीके से डज गेट कम्प्लीटली प्योर मेटल बाय दिस मेथड। इस मेथड से हमें इस तरीके से प्योर मेटल मिल जाता है। आपको डायग्राम से अच्छे से आ जाएगा समझ में होता क्या है इसमें। ये आपको पूरा जोन रिफाइनिंग ऑफ मेटल इस तरीके से होती है। कंटेनर होता है, इस कंटेनर पे आप देख रहे होंगे प्योर मेटल लिखा है एक तरफ, ये हमारी एक तरीके से पूरी होती है इम्प्योर मेटल, ठीक है। जो हमारा क्रूड मेटल है, हम सिर्फ बार बार क्रूड मेटल बोलें, दिस इज़ द इम्प्योर मेटल। पूरी रॉड होती है, उस रॉड में के चारों इंडक्शन कॉयल मूविंग हीटर, ठीक है, मूविंग हीटर लगा दिए जाते हैं, यानी कि टायर लगे हुए हैं, ये हीटर है, मूव करता रहता है। और ये एक पॉइंट से, एक एंड से स्टार्ट जब हम करते हैं, ठीक है, एक एंड से जब हम स्टार्ट करेंगे तो वो मीटर जहाँ पे है मेल्ट होता जाएगा। इस जो मेथड की कंडीशन क्या है कि जो हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं वो मेल्ट में सॉल्यूबल होती हैं, मेल्ट पाते हैं, यानी कि हीट जब करेंगे तो वो सॉल्यूबल हो जाएंगी और हमारा जो प्योर मेटल है वो मेल्ट नहीं होगा, सॉल्यूबल नहीं होंगी। तो जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ाते जाते हैं इस हीटर को, तो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं इस मॉल्टन के साथ चलती जाती हैं, पीछे पीछे प्योर मेटल हमारा होता जाता है। तो एक इस जो डायरेक्शन आपको दिख रही है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन जोन एंड द इम्प्योरिटीज़, एक एंड से जब से स्टार्ट किया होगा, ये स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, अभी आपको सेंटर में दिख रहा है, यानी कि पीछे जब आगे बढ़ गया, इम्प्योरिटीज़ को अपने साथ आगे ले आया और प्योर मेटल को पीछे छोड़ता गया। और इसमें जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, इनर्ट एटमॉस्फेयर है, नोबल गैस एटमॉस्फेयर है। मॉल्टन जो स्टेज है, ये आपको जो दिख रहा है सेंटर में मॉल्टन जोन है, मॉल्टन जोन में है क्या, इम्प्योरिटीज़, इसी में इम्प्योरिटीज़ हैं। क्यों है इम्प्योरिटीज़, जो हमारा पूरा इम्प्योर मेटल था उसमें जितनी इम्प्योरिटीज़ थी उसमें इम्प्योरिटीज़ की कंडीशन ही यही थी कि वो मॉल्टन स्टेज में क्या होती हैं, सॉल्यूबल होती हैं। तो वो इस मॉल्टन जोन में क्या इकट्ठी होती जाती हैं और प्योर मेटल पीछे सॉलिडिफाइड फॉर्म में हमें मिलता रहता है। तो जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इस इंडक्शन कॉयल को, मूविंग हीटर एक तरीके से मूविंग हीटर है ये, इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो इम्प्योरिटी जो है जो इसमें इकट्ठा होती रहेंगी और प्योर मेटल हमारा हमें मिलता रहेगा। एक कंडीशन आएगी, ये आते आते आगे तक आ जाएगा, इस एंड तक, और लास्ट में हम इसको कट कर देते हैं। अपने पीछे मैंने लिखाया भी है कि इसको लास्ट में जब ये एक एंड तक पहुंच जाता है राइट हैंड साइड तक, तो इसको कट कर लिया जाता है और हमें इस तरीके से प्योर मेटल मिल जाता है। तो दिस इज़ द मोस्ट एडवांस मेथड या मोस्ट मॉडर्न मेथड ऑफ द जोन रिफाइनिंग या और रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। इस तरीके से हम इसमें प्योर मेटल करते हैं। दो मेथड हमारे रह गए हैं, वेपर फेस एंड वैन आर्कल मेथड, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, ना आया हो समझ में तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।